गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की अपनी क्लास में आज हम व्यक्तिवाद की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम तीसरी यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं। आदर्शवाद इसमें था, उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। व्यक्तिवाद की अवधारणा का आज हम अध्ययन करेंगे। तो व्यक्तिवाद एक ऐसी अवधारणा है जो अपने आप में किसके साथ में जुड़ी हुई है? व्यक्ति के साथ में। सामान्य रूप से आप अगर देखें तो व्यक्तिवाद का मतलब है व्यक्ति से जुड़ी हुई अवधारणा या व्यक्ति के महत्व का प्रतिपादन करने वाली अवधारणा। इस अवधारणा के अंतर्गत राज्य को साधन माना जाता है और व्यक्ति को साध्य माना जाता है। आदर्शवादियों ने जिस तरीके से व्यक्ति की गरिमा का हनन किया था, व्यक्तिवाद जो है वो व्यक्ति की गरिमा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करता है। हमने देखा कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था हुआ करती थी और मानव का जो शोषण उस काल में देखने को मिला, उसके बाद व्यक्तिवाद का उदय होना स्वाभाविक सी बात थी। व्यक्तिवाद जो है वो फ्रांसीसी भाषा के शब्द लेस फेयर का रूपांतरण है, या फिर उसे अंग्रेजी में हम कह सकते हैं कि उसे अकेला छोड़ दो। हिंदी में उसे कह सकते हैं अकेला छोड़ दो, लेट मी अलोन, यानी व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। फ्रांसीसी भाषा में हम उसको क्या कहते हैं? लेस फेयर। इसका मतलब है कि व्यक्तिवादी ये चाहते हैं कि राज्य व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिक से अधिक अकेला छोड़ दे और उसका कार्य क्षेत्र क्या हो? बहुत ज़्यादा सीमित हो। वह व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप कम से कम करे। तो लेस फेयर या लेट मी अलोन, इस तरह की बातों से व्यक्तिवाद का एक सीधा सा अर्थ निकलता है कि राज्य का व्यक्ति पर नियंत्रण कम से कम होना चाहिए। व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानकर चलते हैं और वे ये कहते हैं कि राज्य एक बुराई है। जिस तरह से युद्ध एक बुराई होता है लेकिन उसको फिर भी बनाए रखना पड़ता है, उसी तरीके से राज्य को भी बनाए रखना पड़ता है। व्यक्तिवादियों ने ये कहा कि व्यक्ति में स्वार्थ की भावना होती है, अहम की भावना होती है, संघर्ष की भावना होती है, जिसके कारण कई सारी परेशानियां या समस्याएं जीवन में उठती हैं। इसलिए राज्य को बनाए रखना पड़ता है मानव की इन बुराइयों के प्रतिकार के लिए। तो राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत सीमित बताते हैं। व्यक्तिवादियों का राज्य जो है वो पुलिस राज्य है। व्यक्तिवादी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन नहीं करते, वो पुलिस राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं। जहाँ तक व्यक्तिवाद के उदय का प्रश्न है, तो व्यक्तिवाद उन परिस्थितियों में जन्म हुआ जबकि आदर्शवादियों ने व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन किया। निरंकुश राजतंत्रों में व्यक्ति की गरिमा का हनन हुआ, व्यक्ति को साधन बना दिया गया। और हीगल जैसे विद्वानों ने तो ये कहा कि राज्य के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार नहीं हो सकते। इसके अलावा जब 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई तो उद्यमी व्यक्ति ने अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने की बात कही है, जिसके बाद व्यक्तिवादी अवधारणा का जन्म हुआ। और व्यक्तिवादी अवधारणा के जन्म में हर्बर्ट स्पेंसर और इसके अलावा जॉन स्टुअर्ट मिल, रिकार्डो, माल्थस, इन विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। तो आज हम किसका अध्ययन करने वाले हैं? व्यक्तिवाद की अवधारणा का। तो अब हम इसको शुरुआत करते हैं व्यक्तिवाद की अवधारणा का। तो इसके प्रमुख प्रतिपादक कौन कौन से हैं? जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, रिकार्डो, माल्थस। माल्थस क्या कहता था कि प्रकृति की पोषण क्षमता से अधिक जनसंख्या नहीं हो सकती। डी टॉकविल स्वतंत्रता और समानता के बीच में विरोध मानता है, पूरक नहीं मानता स्वतंत्रता समानता को, बल्कि उसको क्या मानता है? स्वतंत्रता समानता को एक दूसरे का विरोधी मानता है। बेंथम उपयोगितावादी सिद्धांत के साथ में नाम जुड़ा हुआ है। जॉन लॉक उदारवादी विचारक है, उसके दर्शन में भी व्यक्तिवादी तत्व जो है वो दिखाई देते हैं। हम्बोल्ट, फर्ग्यूसन, स्मिथ, ये सारे विद्वान, ब्रुश, ये सारे विद्वान क्या हैं? व्यक्तिवादी हैं, जो व्यक्तिवाद की अवधारणा के हिमायती हैं। जहाँ तक इसकी धारणा की उत्पत्ति का सवाल है तो 18वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक यूरोपीय राज्यों में एक ही चीज महत्वपूर्ण थी और वो थी व्यक्तिवाद की अवधारणा। 18वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक ये विचारधारा जो थी वो काफ़ी गरमाई हुई रही और यूरोपीय राजनीति में इसका प्रमुख रूप से प्रभाव हमको देखने को मिला। आर्थिक राजनीतिक आंदोलन है। व्यक्तिवाद क्या है? आर्थिक राजनीतिक आंदोलन है
व्यक्ति की महत्ता को स्थापित करने वाली एक विचारधारा है। और फ्रांसीसी भाषा के शब्द लेस फेयर में हमने क्या बताया कि व्यक्तिवादी ये चाहते हैं कि व्यक्ति को अधिक से अधिक अकेला छोड़ दें, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास स्वयं कर लेगा। और राज्य तो अपूर्णता का पूरक है। राज्य क्या है? अपूर्णता का पूरक है, शोषणकारी संस्था है। इस तरह की बात का प्रतिपादन व्यक्तिवादी करते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि राज्य बने रहना चाहिए। और वो कहते हैं कि जैसे युद्ध की आवश्यकता पड़ती है वैसे ही राज्य की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मानव स्वार्थी होता है, अहंकारी होता है, लोभी होता है और संघर्ष करने वाला या लड़ने वाला व्यक्ति होता है, झगड़ालू भी होता है। इसलिए इस तरह की बुराइयों के प्रतिकार के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? राज्य की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम इस अवधारणा का अध्ययन करने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं। व्यक्तिवाद एक ऐसी अवधारणा कही जा सकती है जो आदर्शवादियों के सर्वाधिकारवादी राज्य में उपेक्षित व्यक्ति की गरिमा को फिर से स्थापित करती है। मैंने आपसे कहा कि व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करने वाली विचारधारा है। दरअसल व्यक्तिवाद यूरोप में विद्यमान अति शासन के दोषों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई विचारधारा है। व्यक्तिवाद क्या है? यूरोप में विद्यमान अति शासन के दोषों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई विचारधारा है। हमें ज्ञात है कि यूनानी विचारक प्लेटो और अरस्तु ने व्यक्ति को राज्य में एक आदर्श के रूप में स्थापित किया था। व्यक्ति राज्य के लिए समर्पित है। 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दियों में यूरोप में निरंकुश राजतंत्र था। इसी कालक्रम में हॉब्स, रूसो, हीगल, वुसांकी ने अपनी उग्र आदर्शवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया था और व्यक्ति की गरिमा का पूरी तरह से नाश कर दिया था। इस काल में सरकारें इतनी निरंकुश और अमर्यादित थी कि उन्होंने व्यक्ति के भोजन और वस्त्रों का भी निर्धारण कर दिया था कि व्यक्ति को कौन सा भोजन खाना चाहिए और कौन से वस्त्र पहनने चाहिए। इतना ज्यादा व्यक्ति का शोषण जो था वो देखने को मिला। अतः इस सर्वाधिकारवादी राज्य और निरंकुशता के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। अब औद्योगिक क्रांति के दौर में 18वीं शताब्दी में व्यक्ति ने स्वतंत्र रूप से कार्य करने और राज्य के अनुचित हस्तक्षेप को समाप्त करने की मांग करना शुरू किया। और उद्यमी व्यक्ति की इस मांग को एडम स्मिथ, रिकार्डो माल्थस, जॉन स्टुअर्ट मिल और हर्बर्ट स्पेंसर का समर्थन मिला और व्यक्तिवादी विचारधारा स्पष्ट रूप से सामने आई। तो हमने क्या पढ़ा कि जो तात्कालिक रूप से निरंकुश राजतंत्र था और उसमें मानव का जो शोषण हो रहा था और आदर्शवादियों ने जो व्यक्ति की गरिमा का पतन किया था और जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके परिणाम स्वरूप उद्यमी व्यक्ति ने अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने की और मानव के जीवन में राज्य के हस्तक्षेप न करने की मांग करना शुरू कर दिया। और जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, रिकार्डो माल्थस, स्मिथ, इन सब ने क्या किया? व्यक्ति की इन मांगों का समर्थन किया। और 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में व्यक्तिवाद की अवधारणा का जन्म हमें देखने को मिलता है। तो ये अपने आप में एक प्रकार से व्यक्तिवाद की अवधारणा है। आपसे अगर कोई ये कहता है कि व्यक्तिवाद की धारणा का उल्लेख कीजिए तो आप कहेंगे व्यक्ति के महत्व को पुनर्स्थापित करने वाली, व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने वाली और राज्य के हस्तक्षेप को कम से कम करने वाली विचारधारा व्यक्तिवादी विचारधारा है, जिसके विचारक जो है जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, रिकार्डो माल्थस, स्मिथ, बेंथम, टॉकविल, लॉक, हम्बोल्ट और फर्ग्यूसन है। अब इसके जो सिद्धांत हैं, प्रमुख सिद्धांत, राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य एक आवश्यक बुराई है मतलब एक ऐसी बुराई तो है, लेकिन एक ऐसी बुराई है जिसको बनाए रखना जरूरी है। अराजकतावादियों की तरह ये राज्य को समूल नष्ट नहीं करना चाहते, बल्कि इस संस्था को बनाए रखने चाहते हैं, क्योंकि मानव स्वार्थी है, अहंकारी है, लोभी है, घृणा करने वाला है और दूसरों से लड़ने वाला व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति की ऐसी बुराइयों को दूर करने के लिए राज्य को बनाए रखना चाहिए। राज्य मानव की अपूर्णता का पूरक है, लेकिन फिर भी जैसे युद्ध जो है वो मानव जीवन के लिए आवश्यक होता है कि अगर कोई हम पर आक्रमण कर दे तो उसका मुकाबला करने के लिए युद्ध तो करना ही पड़ेगा, तो वैसे ही हमें व्यक्ति की बुराइयों का निदान करने के लिए औषधि के रूप में मानव के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? राज्य की जरूरत पड़ेगी। तो राज्य क्या है? एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक बुराई होने का मतलब है कि एक ऐसी बुराई जिसको मानव जीवन में बनाए रखना जरूरी है, या फिर यूं कह सकते हैं कि मानव जीवन इतना पूर्ण नहीं है कि वह स्वयं संचालित हो सके, इसलिए राज्य की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद देखिए मानव हित साधना।
आदर्शवादियों ने तो क्या कहा था कि राज्य के भीतर सब कुछ है, व्यक्ति राज्य के विरुद्ध अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकता, राज्य के आदेशों का पालन करने में स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ पर राज्य को साधन बताया गया, किसका साधन? मानव के हितों की पूर्ति का साधन, मानव के जीवन की रक्षा करने का साधन और मानव की संपत्ति की रक्षा करने का साधन, आंतरिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने का साधन और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा दिलाने वाला एक साधन है। तो राज्य क्या है? अपने आप में एक साधन है और उससे मानव के हितों की साधना होती है। तीसरी बात, मानव की स्वतंत्रता का पक्ष लेते हैं व्यक्तिवादी और वो कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि फ्रांसीसी भाषा का शब्द है व्यक्तिवाद का, फ्रांसीसी भाषा का शब्द क्या है? लेस फेयर। इसका मतलब होता है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो और व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक कार्य स्वयं करेगा। राज्य इतना योग्य नहीं है कि वो व्यक्ति के लिए कुछ करे, उसका काम तो केवल जीवन और संपत्ति की रक्षा करना या बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना या असहायों की मदद करना, प्राकृतिक आपदाओं के समय मानवों की मदद करना ही है। तो मानव की स्वतंत्रता का पक्ष लेता है, राज्य के निषेधात्मक कार्यों का पक्ष लेता है। व्यक्तिवादी ये कहते हैं कि राज्य के सकारात्मक कार्यों से व्यक्ति का हित नहीं हो सकता, इसलिए वो राज्य के निषेधात्मक कार्य का पक्ष लेता है। और वो ये भी कहते हैं व्यक्तिवादी कि इतिहास इस बात का गवाह है कि राज्य के सकारात्मक कार्यों ने कभी भी व्यक्ति के हितों की पूर्ति नहीं की है, इसलिए वो राज्य के निषेधात्मक कार्यों का ही पक्ष लेते हैं और वो पुलिस राज्य का पक्ष लेते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य का पक्ष नहीं लेते। पुलिस का मतलब, पुलिस क्या कार्य करती है? व्यक्ति के जीवन की और उसकी संपत्ति की रक्षा करती है, अपराधियों को दंड देती है, अपराधों को रोकती है और चोर लुटेरों डाकुओं से रक्षा करने का काम करती है। तो राज्य का काम भी इतना सा ही होना चाहिए। तो 4 आधारभूत लक्षण या सिद्धांत कौन से हैं? राज्य आवश्यक बुराई है, मानव हित की साधना है, राज्य मानव की स्वतंत्रता का पक्ष लेगा, उसका उल्लंघन नहीं करेगा। और राज्य के कौन से कार्यों का पक्ष लेते हैं व्यक्तिवादी? निषेधात्मक। और राज्य का स्वरूप कौन सा? पुलिस राज्य। कौन सा राज्य? पुलिस राज्य, जिसका काम केवल व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना है। तो ये आधारभूत सिद्धांत है या आधारभूत लक्षण है। अब हम राज्य के कार्यों की बात करेंगे कि राज्य कौन कौन से कार्य करेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। जैसे बाह्य आक्रमण से रक्षा और आंतरिक क्षेत्र में शांति स्थापित करना, राज्य का कार्य क्या होगा? बाह्य आक्रमण से रक्षा करना और आंतरिक क्षेत्र में शांति स्थापित करना और व्यक्तियों द्वारा किए गए वैध समझौतों को लागू करना। मतलब 2 व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह अगर आपस में समझौते करते हैं और उसमें उन समझौतों में कोई गतिरोध उत्पन्न होता है या कोई विवाद उत्पन्न होता है तो राज्य उन विवादों का समाधान करता है। इसके बाद व्यक्ति की संपत्ति की चोर लुटेरों डाकुओं से रक्षा करना, असहाय असमर्थ लोगों की सहायता करना, संक्रामक रोगों की रोकथाम करना और प्राकृतिक आपदाओं से व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना राज्य के अनिवार्य कार्य हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि व्यक्तिवाद क्या है, व्यक्तिवाद के प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं, इसका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ और राज्य के सिद्धांत या लक्षण कौन कौन से हैं। इसके बाद कल हम 2 प्रमुख व्यक्तिवादी विचारकों के विचार पढ़ेंगे, एक है जॉन स्टुअर्ट मिल और एक है हर्बर्ट स्पेंसर।